विषय को शुरू करने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इसके, उससे संबंधित बात कर लेते हैं। वाहिकाएं, वाहिकाएं क्या होती हैं? जमीन से कटे हुए वे घाटी तल होते हैं जिनसे जल धारा के रूप में बहती है। जमीन से कटे हुए घाटी तल होते हैं, जमीन से कटे हुए घाटी के तल होते हैं जिसमें जल वो जो धारा के रूप में बहता है, यानी करंट के रूप में बहता है, उसको क्या बोलते हैं? वाहिकाएं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से या चैनल के माध्यम से हो रहे अपवाह को, प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह। अपवाह यानी ड्रेनेज। ड्रेनेज क्लियर हो गया, वाहिकाएं पता चल गई। अभी जो आज का विषय है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। जो वाहिकाओं का जाल होता है, जो प्रवाह क्षेत्र है वाहिकाओं के जाल का, उसको हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में, पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में हो, उसको अपवाह द्रोणी या अपवाह ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जल विभाजक वाटर शेड या वाटर डिवाइड वो ऊंचा भूभाग जिससे दो नदी बेसिन अलग होते हैं, यानी उच्च भूभाग होता है जिसके एक तरफ नदियों का ढाल एक तरफ होता है और दूसरी साइड जो नदियां हैं उनका बहाव की दिशा जो है वो दूसरी साइड होती है। तो जी बीच वाला उठा हुआ वो भूभाग जिससे दो नदी तंत्र या नदी बेसिन अलग होते हैं, उसको वाटर शेड या वाटर डिवाइड कहते हैं। वाटर शेड को जल संभर भी कहते हैं और वास्तव में जल संभर दूसरी सेंस में भी यूज होता है। जो छोटी नदियों का जो अपवाह होता है उसको हम वाटर शेड या जल संभर के नाम से संबोधित करते हैं और वाटर डिवाइड के रूप में भी इसका इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपवाह क्षेत्र वह समस्त क्षेत्र जहां से एक बड़ी नदी जल ग्रहण करती है, अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया कहलाता है। अब कई तरह के ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, अपवाह प्रतिरूप, जिसमें से दो चार मैं आपको बताता हूँ कि यानी उनका पैटर्न का प्रतिरूप कैसा है। एक सबसे पहले आपका डेंड्रिएटिक द्रुमाकृतिक वृक्ष की भांति। जब किसी नदी की सहायक नदियां उसमें वृक्ष की शाखाओं की तरह आकर मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रिएटिक या आपका द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न एंड ड्रेनेज पैटर्न। दूसरा है आर्य। अच्छा हाँ, इसका एग्जाम्पल के लिए जैसे गंगा और गोदावरी नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आपका डेंड्रिएटिक है, यानी द्रुमाकृतिक, यानी वृक्ष की शाखाओं की तरह इसमें आके इसकी
सहायक नदियां मिलती हैं। दूसरा है अरियल, रेडियल। रेडियल क्या होता है कि एक पर्वत से या उच्च भूभाग से नदियां उसके चारों दिशाओं में निकलती है। ध्रुवाकृतिक में क्या होगा, नदी है, ये हो जाएगा आपका ध्रुवाकृतिक या डेंड्रियल। एरियल में क्या होगा, मान लो कोई पहाड़ी है और ये बीच में ऊंची है। अगर इसका कंटूर लाइन से किया तो जब स्टडी करेंगे तो आपको मैप में ऐसे ही मिलेगी पहाड़ियाँ। तो कंटूर लाइन से इस कंडीशन का आपको जानकारी होना जरूरी है। इससे नदियाँ इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न या अरियल प्रतिरूप। यानी एक स्थान से नदियां जब चारों तरफ निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कल हमने इंडियन प्लेटूज में पढ़ रहे थे, तो हमने एक राजपीपला है सतपुड़ा का, और इधर पे क्या है इसका अमरकंटक, इसके पूर्व में अमरकंटक कल भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था। तो अमरकंटक से आपकी सोन उत्तर की तरफ जाती है और महानदी में भी इसका पानी जाता है। इसके अलावा नर्मदा भी यहाँ से निकलती है जो पश्चिम की तरफ जाती है। नर्मदा, सोन और महानदी, यानी ये जो है रेडियल प्रतिरूप का आपका एग्जाम्पल है। तीसरे जो नंबर पे है जालिमुमा। जब सहायक नदियां आके समकोण पे यानी राइट एंगल पे अपनी जो मुख्य नदी है उससे मिलती हैं और एक जालिमुमा जो प्रतिरूप बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं टेरेलिस पैटर्न या जालिमुमा आपका प्रतिरूप। मध्य हिमालय और पश्चिमी तटीय मैदान, मध्य हिमालय और पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो जाली नुमा जो प्रतिरूप है उसका आपका निर्माण करती है। इसके बाद है अभिकेंद्री, सेंट्रीपिटल। अभिकेंद्री यानी एक वो स्थान जिस पे चारों ओर से नदियां आके मिलती है। वो कोई झील हो सकता है या कोई लो लाइंग एरिया हो सकता है, पहाड़ियों के बीच का कोई स्थान हो सकता है जहाँ पे चारों तरफ से नदियां आके पॉइंट पे मिलती हैं। मणिपुर में एक लोकटक लेक है, वैसे भी इसको कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लोकटक लेक। वो उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ से नदियाँ आके वहाँ पे उस झील में, लोकटक झील में अपना जल का डिस्चार्ज करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ध्रुवाकृतिक, अरियल, जालिनुमा, अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल पैटर्न ये नदियाँ बनाती। अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। कई तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक पहले वाला जो है जल विसर्जन के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। इसमें हम दो विभाग कर सकते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है। एक अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर यहाँ जो नदियाँ अपना वाटर जो डिस्चार्ज करती हैं, अपने जल का विसर्जन करती हैं। और दूसरा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं।
अगर देखा जाए तो जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है इसका 77% जल वो जो है बंगाल की खाड़ी में ही विसर्जित होता है और सिर्फ 23% वो जो है जल वो जो है अरब सागर में जाता है। इसका आप देखेंगे एक वाटर डिवाइड, आप ये हरियाणा में आ जाइए, अम्बाला से दिल्ली रिच, रायसीना हिल, उसके बाद में अरावली पर्वत से विंध्याचल सतपुड़ा, ये ऐसे यहाँ से मोड़ राजपीपला हिल पश्चिम में, फिर पश्चिमी घाट, ये वाटर डिवाइड है। यानी इससे पश्चिम का जो नदियां हैं वो जल आपके अरब सागर में गिराते हैं और इसका पूर्व की जो नदियां हैं वो अपने जल का डिस्चार्ज वो है बे ऑफ बंगाल में करते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इसके बाद इधर आएंगे आपका नर्मदा, आपकी ताप्ती, उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें डालती हैं। सिर्फ 23% का डिस्चार्ज यहाँ पे होता है। और इसमें देखेंगे तो इसमें गंगा सिस्टम है, गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंप्लीट गंगा, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, तिस्ता, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का दिहान, दिबांग, जो इसकी और अन्य लोहित जो सहायक नदियां हैं वो ये सब, और इसके अलावा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी अधिक नदियाँ आपकी महानदी, कृष्णा, कावेरी, सभी इसका जो जल वो जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में दूसरा जो आधार लेते हैं वो लेते हैं हम आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट, यानी जल संभर का, यानी उसके अपवा क्षेत्र का उसका साइज कितना है, उसका आकार कितना बड़ा है या छोटा है। इसके भी हम 3 डिवीजन करते हैं। मध्यम प्रमुख नदी बेसिन, सबसे पहले प्रमुख नदी बेसिन जिसका अपवा क्षेत्र ड्रेनेज एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, उसको हम प्रमुख नदी बेसिन कहते हैं। इसमें 14 नदी बेसिन आपके हैं। मुख्य जो जितनी आपकी नदियां हैं, सिंधु है, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, इसके अलावा आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसमें 14 नदी बेसिन हैं। इसके अलावा मध्यम नदी बेसिन वो जिनका जो अपवा क्षेत्र है 2000 से और 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में जिनका ड्रेनेज एरिया है उसको हम मध्यम नदी बेसिन। 44 रिवर्स इसके अंतर्गत बेसिन जो नदियों के इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद थर्ड पे है आपका लघु नदी बेसिन, यानी जिन नदी बेसिनों का आकार 2000 स्क्वायर मीटर से भी कम है उसको बोलते हैं हम लघु नदी बेसिन। अब एक बात और तीसरे तरीके से भी हम इसका वो जो है क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड नेचर ऑफ ओरिजिन, उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार। इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, हिमालय अपवातंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। और यही सर्वाधिक मान्य जो है क्लासिफिकेशन का जो आधार, और इसी के आधार पे हम जो ड्रेनेज सिस्टम है
भारत का वो करेंगे, यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाला ड्रेनेज सिस्टम और प्रायद्वीपीय भारत से जो नदी तंत्र विकसित होता है उसके आधार पर। इसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है कि यहाँ पे जो यमुना और गंगा है उसमें कुछ नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा और सोन प्रायद्वीप से निकल के, यानी जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं उनमें अपना जल का विसर्जन करते हैं। लेकिन फिर भी यही जो पैटर्न है, इसी के आधार पे हम अपना ड्रेनेज सिस्टम का अध्ययन करेंगे और यही सर्वमान्य सर्वाधिक जो स्वीकार्य है यही क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, उसका इवोल्यूशन, उसका विकास। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय के अफवाह तंत्र का विकास कैसे, डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हिमालय का मुख्य अक्ष है इसके समानांतर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रफ के अंदर नदियां बहती हुई अचानक अनुदैर्घ्य जो द्रोणियां हैं उनमें बहकर और अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और ये गहरे महाखंड यानी गॉर्ज बनाती है। क्या है, एक हिमालय का जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर बहते हुए अचानक वो जो क्या है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पहले क्या वो इसके अक्ष के साथ बहती है, जैसे आप ब्रह्मपुत्र को देख सकते हैं, सतलुज को देख सकते हैं, सिंधु को देख सकते हैं। इसके अक्ष यानी अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल, और उसके बाद अचानक क्या होता है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गहरे जैसे सिंधु भी खड्ड का निर्माण करती है, महाखंड जिसको गॉर्ज, या महाखंड उनका निर्माण करती है। और ज्यादातर जो इसकी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स, यानी ये वो नदियां होती हैं जो किसी भूखंड के उत्थान से पहले भी बहती थी और उसी रास्ते को ये अख्तियार अभी भी किए हुए। मुख्य मुख्य जो हिमालय की नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, सतलुज, गंडक, कोसी और तीस्ता, ये एंटीसीडेंट जो रिवर होती हैं पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां यानी जब हिमालय पर्वत का उत्थान हो रहा था, अपलिफ्टमेंट हो रहा था, जैसे जैसे हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा था, ये नदियां अंडरकटिंग करके अपना जो है अपनी तली को नीचे से अपरदित करके अपना वही रास्ता इन्होंने बनाए रखा है और इसके अंदर महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण किया। अगर इस आधार पे हम देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां थी उन्होंने अपना रास्ता बनाए रखा है, पूर्ववर्ती है। इस प्रकार लगता है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एंटीसीडेंट है, यानी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र ही अपना अस्तित्व बनाए हुए। गौर क्या होती है, खड़े किनारों वाली बात,
खड़े किनारों वाली घाटी। सिंधु भी एक गोर्ज से होके बहती है। गोर्ज का ही परिवर्तित रूप है कैनियन। ये भी खड़े किनारों वाली घाटी होती है, लेकिन इसका ऊपर से जो भाग है वो चौड़ा हो जाता है। खड़े किनारों वाली ही घाटी होती है। और इसी का जो आगे परिवर्तित रूप है, अमेरिका का आपने कोलोराडो कैनियन सुना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि ये अधिकतर पूर्ववर्ती नदियां हैं जो गहरे महाखंड का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इस सिस्टम के लिए एक और भी संकल्पना है, शिवालिक अथवा हिंद ब्रह्म विचारधारा। शिवालिक एक नदी की जो है विचार किया। शिवालिक नदी नाम दिया इसको पिलग्रिम ने, और पेस्को ने हिंद ब्रह्म नदी इसको नाम दिया। जो हिमालय के फुट हिल्स में, पर्वतपाद में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां पे जो निक्षेप है वो बालू, मृत्तिका, गोलासन, कॉन्ग्लोमेरेट आदि का। जो निक्षेपों की मोटाई, जो उसका विस्तार है, वो हिंद ब्रह्म नदी के निक्षेपण को प्रमाणित करते हैं। पेस्को और पिलग्रिम इन महोदयों ने विचार किया कि ये जो फिलहाल जो ड्रेनेज सिस्टम दिखाई दे रहा है, 3 सिस्टम बनते हैं हिमालय से: सिंधु ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। इन्होंने कल्पना की कि ये सभी एक ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा थे। और एक शिवालिक नदी, इसमें जो इसका बालू या कॉन्ग्लोमेरेट या बोल्डर्स वगैरह जो डिपोजिशन हैं, जो इसके संस्करणों में मिलते हैं, उसके आधार पर इन्होंने विचार किया कि ये किसी बड़ी नदी द्वारा जो है निक्षेपित किए हुए ये निक्षेप है। और इन्होंने कल्पना की वो नदी शिवालिक नदी थी, जो पश्चिम से नहीं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती थी, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती थी। और ये सभी नदियां उसी सिस्टम का हिस्सा थी। आगे चल के यहाँ पे ये सुलेमान और तीर्थक श्रेणियों के पास से होते हुए और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करते थे। तो ये है हिंद ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी की परिकल्पना। और इसी जो नदी का जो प्रमाण इन्होंने दिया है, जो अवसाद यहाँ पे जो इसके निक्षेप है, इनकी मोटाई है, जो विस्तार है, वो इन्होंने इसको प्रमाण माना है कि ये शिवालिक नदी का प्रमाण है। बाद में कालांतर में इसमें कुछ भू संचलन या भूगर्भिक हलचलें हुई, टेक्टोनिक यानी भू विवर्तनिकी के द्वारा इसमें रिलीफ में कुछ अप्स एंड डाउन आए। और बाद में ये जो सिस्टम है, जो आज का जो पैटर्न अख्तियार किए हुए हैं, इसको इन्होंने बाद में माना है। समय दिया है कालांतर में ये जो हिंद ब्रह्म नदी थी, तंत्रों और उपतंत्रों में बांटी। और इसका अस्तित्व तो इन्होंने जो माना है वो मायोसीन काल, यानी लगभग 2.4 करोड़ यानी 2.5 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पहले तक हिंद ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी वो जो है अस्तित्व में थी। अब इसका कारण क्या रहा, इसके विच्छेद होने के पीछे उन्होंने 2-3 कारण भी बताए। एक तो बताया है
अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में भूगर्भीय हलचल हिमालय के पश्चिमी भाग का वह कोटवा पठार यानी दिल्ली रिज का उत्थान। हिमालय के पश्चिमी भाग का और जो दिल्ली अंबाला से दिल्ली जो रिज है इसका उत्थान हुआ अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में। उससे क्या हुआ, ये वाटर डिवाइड बन गया। क्या बना? वाटर डिवाइड। इससे सिंधु का जो सिस्टम अलग हो गया और गंगा का सिस्टम अलग हो गया। इसी के साथ एक दूसरी घटना जो मैंने जब आपको प्रायद्वीप पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे बताई थी, एक मालदा भ्रंश। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूवमेंट कर रही थी नॉर्थ की तरफ, तो इसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ घुमाव लिया और जो मेघालय या शिलांग का पठार और यहाँ जो राजमहल की पहाड़ियां हैं इनके बीच डाउन थ्रस्ट यानी सबडक्ट कर गया और यहाँ पे एक भ्रंश कर गया, अधोक्षेपण जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक मालदा भ्रंश या राजमहल गारो खड्ड उसका निर्माण हुआ। इसका क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र और जो गंगा थी इनकी दिशा उलट गई। क्या हुआ, पहले किधर को बहती थी ये? पहले बहती थी पूर्व से उत्तर दक्षिण की तरफ और अरब सागर में जाके अपना जल मिलाती थी। और गंगा अब किधर जाने लगी? बे ऑफ बंगाल की, और ब्रह्मपुत्र भी किधर आने लगी? बंगाल की खाड़ी की। तो ये एक तो उत्थान हुआ दिल्ली रिज, पश्चिमी हिमालय कोटवार प्लेटू, उससे वाटर डिवाइड बना। दूसरी घटना घटी मालदा भ्रंश या राजमहल गारो फॉल्ट पड़ा। बाद में नदियों ने पाट किया। उसके बाद आज ये गंगा का जो निम्न मैदान है उसी का हिस्सा है। एक तीसरी बात और बताई इन्होंने, इसके पीछे जो कारण है शीर्षाभिमुख अपर्दन, हेडवार्ड इरोजन। गंगा ने यमुना को मिला लिया। इससे पहले यमुना शायद सिंधु की सहायक नदी थी और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती थी। अभी यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। उससे पहले क्या थी? शायद ये सिंधु की सहायक नदी थी और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती थी। तो आज का अपना यही है, इस जो विचारधारा है इसके आधार पे हिंद ब्रह्म मूल नदी से, जिससे हिमालय के वर्तमान नदी तंत्रों का विकास हुआ। यानी मूल नदी कौन सी थी? हिंद ब्रह्म या शिवालिक। उसी से जो ये आज का जो ड्रेनेज सिस्टम है हिमालयी उसका विकास हुआ है। ये बिल्कुल सिद्ध नहीं है, कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं। और ये जो जलोढ़ निक्षेप हैं इनके बारे में भी इनके लिए दूसरे उनके पास प्रमाण है कि ये जो फुटहिल्स में है ये पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किए हुए निक्षेप हैं। तो आज बस इतना ही।